बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 13 है जिसका नाम था द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मैनकिफ की बुक का 13 चैप्टर है। इसको मैंने इससे पहले जो सेशन थे उसमें एक्सप्लेन किया था वन बाय वन। तो इस वाली वीडियो में या सेशन में मैं जो है वो इस चैप्टर को समराइज़ कर रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, किन किन कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया और उनको वन बाय वन देखते हैं। तो मेनली इस चैप्टर में जो था वो प्रोडक्शन फंक्शन की हमने बात की थी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का, कि आप कौन से इनपुट यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे हमने कहा कि कैपिटल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें से कैपिटल और लेबर को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो उससे फाइनल गुड्स कुछ बनाते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आउटपुट है। जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं वो इनपुट है। और उसके बाद था मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मैंने बताया था कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट, कि जब हम किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाते हैं, उसको बनाने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है उसको हमने कहा था कि वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। जैसे फर्ज करें कि 100 यूनिट एक फर्म बना रही थी, तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट जब लेबर का हायर किया, तो लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट या कैपिटल का या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक का एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने की वजह से जो अगर 100 यूनिट से वो 101 यूनिट बन जाते हैं, तो जो 101 वाला यूनिट है उसको हम कहेंगे, 100 से ऊपर जो यूनिट है उसको हम कहेंगे कि ये उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है उस यूनिट की जिसको हमने एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया। फिर हमने ये देखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसका रिलेशन बेसिकली प्रोडक्शन के साथ क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेबर की डिक्लाइन कब करती है, इंक्रीज कब करती है, कॉशन कब रहती है। तो ये वाली चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी कि जैसे जैसे आप लेबर के यूनिट्स को हायर करते जाएं और हर नए आने वाले यूनिट की प्रोडक्टिविटी अगर डिक्लाइन करती है तो उसको हम कहते हैं डायमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और उसके बाद अगर वो इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी, तो इंक्रीज करने वाला ट्रेंड ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जितने भी लोगों को हायर करते जाएंगे तो ये जो ट्रेंड होता है ये डिक्लाइन करता जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस ये किया था कि डिफरेंट कास्ट फंक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका आउटपुट के साथ रिलेशन क्या है, और फिर शॉर्ट रन कास्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कास्ट क्या होती है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। तो ये यहाँ से हम वन बाय वन इस समरी में देखते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, कास्ट आर क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू मैनी बिजनेस डिसीजंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड हायरिंग। जब हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये ज़रूरी क्यों है कि ये हमारी डिसीजन मेकिंग को आसान करती है। डिसीजन लेना जो है वो जब हम कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो उसमें कास्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, कब प्रोड्यूस करना है, आपने किस वेदर में आपने प्रोडक्शन करनी है, या इसके बाद आपने उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। कास्ट को देखते हुए प्राइस हम रखेंगे। ये नहीं है कि एक चीज़ 100 की बन रही है और आप उसको जो है वो 90 का बेचना शुरू कर दें। प्रॉपर कास्ट का एनालिसिस होता है, उसके बाद प्राइसिंग सेट होती है और उसी की बेस पे फिर हम हायरिंग करते हैं कि आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है, आपकी प्रोडक्ट के में मार्केट की प्राइस कितनी है, और जब आप लेबर को हायर कर रहे हैं तो वो काम कितना कर रहा है, उसका एफिशिएंट लेवल क्या है, क्या वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लेवल पे काम कर रहे हैं, या आपने वो मैक्सिमम जो लेवल था वो अचीव कर लिया और उसके बाद लोगों को हायर करना है, तो तब उसका लेवल क्या होगा, उसको वेज कितना देना है आपने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये कास्ट इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, इनके लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए कास्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। तो इसमें इस चैप्टर में हमने डिफरेंट जो कास्ट के कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया। फिक्स कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है, मार्जिनल कास्ट है। इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मेन पर्पस क्या था कि फर्म जो है वो स्टेबल हो जाए, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जो फर्म होती है उसकी डेफिनेशन ये होती है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, कि जो फर्म है वो बेसिकली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही होती है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में। वो परफेक्ट कंपटीशन में हो, वो मोनोपोली की मार्केट हो, वो ओलिगोपोली हो, वो कार्टल्स हो, तो वो जो फर्म का मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है।
तो यहाँ पे हम कुछ जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, फिक्स कास्ट का हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली ये वो कास्ट होती है कि जब आप प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं करते तो तब जो आपका जो एक्सपेंस आ रहा होता है बेसिकली वो फिक्स कास्ट होती है। तो इसका प्रोडक्शन के साथ उस तरह से जो है वो वेरिएशन वाला लिंक नहीं है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही होती है तो फिक्स कास्ट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही होती। जैसे एक एग्जांपल है, आपने एक मशीन इंस्टॉल कर ली, एक बिल्डिंग आपने रेंट पे ले ली और वहाँ पे आपने कुछ गार्ड या कुछ जो एम्प्लॉयज हैं वो भी हायर कर लिए। अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, तो लेकिन ये सारे के सारे जितने भी आपने ये वाले काम किए हैं इसके ऊपर जो आपका एक्सपेंस आ रहा है ये सारी की सारी फिक्स कास्ट है। तो उसके बाद जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो कास्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है दैट इज वेरिएबल कास्ट। तो वेरिएबल कास्ट फिर क्या हुई कि प्रोडक्शन के साथ साथ वो वेरी करेगी, वो चेंज होगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाएंगे कास्ट चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कास्ट। तो इम्प्लिसिट कास्ट बेसिकली अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है जिसके लिए आपको पेमेंट किसी को करनी नहीं है, जिसके लिए आपको कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। तो इम्प्लिसिट कास्ट डू नॉट इन्वॉल्व अ कैश आउटले। कि जो इम्प्लिसिट कास्ट हैं जितनी भी इसकी जो जिस तरीके से भी होती है, जैसे सपोज एक आपकी अपनी बिल्डिंग है उसकी जो इम्प्लिसिट कास्ट है, रेंट आपको नहीं देना पड़ रहा, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने बिजनेस को, वो आपकी जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, तो ये इम्प्लिसिट कास्ट है। तो ये भी बेसिकली ज़रूरी होती है क्योंकि जब आप बिल्डिंग अपनी किसी और को रेंट आउट करते हैं, जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये मिल रही होती हैं, आपको अर्निंग मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप अपना काम शुरू कर देते हैं, आप अपना वो सेटअप है, आप अपनी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कास्ट में। अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो आपका रियल टर्म में प्रॉफिट है उसका आइडिया नहीं होगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है। आपकी डिसीजन जब आपने चेंज किया तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो एक्सप्लिसिट कास्ट का हमने ये बताया था जो भी आपको एक्सपेंस करना होता है, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज एक्सप्लिसिट कास्ट। आपने कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किया उसको आपने पेमेंट किया, आपने लेबर को हायर किया उसको आपने वेजेस दिया, आपने कैपिटल को लिया आपने उसका इंटरेस्ट पे किया, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया उसका आपने रेंट पे किया, या इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा उसके लिए जो आप पे कर रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कास्ट। अब जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बेसिकली जो है वो इम्प्लिसिट कास्ट को कंसिडर नहीं कर रहा होता। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू में से हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट को माइनस करते हैं जो आपने खुद पे की हुई है। लेकिन इससे आपको रियल पिक्चर नज़र नहीं आती कि बेसिकली आप कहाँ पे हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं कि आप जो है वो उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड करें, जो भी आपकी इम्प्लिसिट और अपॉर्चुनिटीज कास्ट हैं उनको भी कंसीडर करें ताकि आपको रियल टर्म में बेनिफिट का पता चले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा जो है वो एक शॉप पे काम करता है, 10,000 उसकी सैलरी है, तो अब उसने वो काम छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया और दुकान उसने पहले रेंट आउट की हुई थी, 10,000 उसको वहां से मिलता था, तो टोटल उसकी जो अर्निंग थी ये 20,000 हो जाती थी। 10,000 उसकी सैलरी और 10,000 प्लस उसको जो रेंट मिल रहा था उसकी बिल्डिंग का, उसकी शॉप का, तो ये 20,000 उसकी मंथली अर्निंग थी। अब फर्ज करें वो अपना काम शुरू कर देता है दुकान अपनी में ही वापस लेके जिसको रेंट आउट की हुई थी उससे, तो दुकान में जब वो कैलकुलेशन करता है एट द एंड तो वो देखता है कि मुझे 5,000 जो है वो बच गया। तो 5,000 बचने का मतलब है कि ये उसको लॉस है 15,000 का, क्योंकि 10,000 तो वो सैलरी ले रहा था, उसके बाद अगर उसने शॉप को रेंट आउट किया हुआ था तो 10,000 उसको वो मिल रहा था। अब अगर उसकी अर्निंग सिर्फ उससे बेनिफिट जो है वो 5,000 है तो ये उसका लॉस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस इकोनॉमिक जो डिसीजन है, ये जो आपकी इम्प्लिसिट कास्ट है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, इसको हम ऐड करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि बेनिफिट कितने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन का बताया हुआ है कि वो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन लेबर। कि जब आप लेबर का 1 यूनिट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज आएगा उसको हमने कहा था कि वो सॉरी जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा उसको हमने कहा था कि वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट हायर किया, हायर करने की वजह से वो 10 यूनिट बना रही थी एक फर्म, एक एक्स्ट्रा यूनिट हायर किया तो उसने 11th यूनिट बनाया,
तो जो 11th यूनिट है बेसिकली ये टोटल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है ना, 10 से 11 हो गया, तो ये 11th उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है उस नए वाले लेबर के यूनिट की। तो इसी तरीके से जो हमारे पास अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम उनका भी इसी तरीके से डिसाइड करते हैं कि उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल का वो कितना है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो फाइंड करते हैं यहाँ से कि कैपिटल के एक्स्ट्रा यूनिट को हायर करने से, लैंड के एक्स्ट्रा यूनिट को हायर करने से प्रोडक्टिविटी में कितना इजाफा हो रहा है, तो जो चेंज आएगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्ट यूजुअली डायमिनिशेस एज द इनपुट इंक्रीजेस। तो जैसे हम इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसको ज़्यादा करते जाते हैं एक उस लेवल के बाद, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपकी डायमिनिश करना शुरू हो जाती है, डायमिनिश करती है। उसके बाद है एज आउटपुट राइजेस द प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स फ्लैटर। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, ये जो कर्व है, ये फ्लैटर होता जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन कम है तो ये थोड़ा स्टीप बनेगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन हाई यूनिट पे ज़्यादा है तो ये फ्लैटर होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये फ्लैटर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कास्ट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आपकी जो टोटल कास्ट है वो डिक्लाइन करती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि टोटल कास्ट कर्व बिकम स्टीपर, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाएंगे तो जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो फ्लैटर होगा और कास्ट कर्व जो है वो स्टीपर होता जाएगा। तो उसके बाद वेरिएबल कास्ट का मैंने बता दिया कि ये वेरी करती है और फिक्स कास्ट जो है वो वेरी नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है कि मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं, उसको एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से टोटल कास्ट में जो इजाफा होता है उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो एक फर्म 50 यूनिट्स बना रही है, जब उसने 51 नंबर पे एक यूनिट और प्रोड्यूस किया, तो ये जो 51 नंबर पे आपने प्रोडक्शन किया उसकी वजह से जो कास्ट है वो 1000 से बढ़ के 1000, सपोज 1040 हो जाती है। तो टोटल कास्ट में जो चेंज है वो 40 का है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन की वजह से। तो इसको हम कहेंगे ये मार्जिनल कास्ट है। मार्जिनल कास्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कास्ट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कास्ट में चेंज आएगा, दैट इज मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट को हमने ये भी पढ़ा था कि इसको सप्लाई कर्व भी कहते हैं। तो मार्जिनल कास्ट का जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोप इसका होता है। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट इज वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट, कि जो आपने जब किसी भी कास्ट की एवरेज लेनी है, फिक्स की एवरेज लेनी है तो फिक्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें जो आपने प्रोड्यूस की है। वेरिएबल कास्ट की एवरेज लेनी है तो वेरिएबल कास्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। और उसके बाद अगर आपने जो टोटल कास्ट की एवरेज लेनी है तो टोटल कास्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दे। जैसे ये लिखा भी हुआ है, एवरी फिक्स कास्ट इज फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और जो एवरेज फिक्स कास्ट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एवरेज फिक्स कास्ट डिक्लाइन करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री में मशीन इंस्टॉल कर ली, आपने बिल्डिंग का रेंट जो है वो देना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाएंगे तो वो आपकी कास्ट कम होती जा रही है ना, वो डिवाइड होती जा रही है सारे यूनिट्स पे। तो डिवाइड होते 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 वो बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाएगी। उसके बाद है एवरेज टोटल कास्ट, कास्ट पर यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट इसमें आती है, या टोटल जो कास्ट है फिक्स प्लस वेरिएबल उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। तो एवरी टोटल कास्ट का जो कर्व होता है ये नॉर्मली जो है वो यू शेप्ड होता है। तो ये हमने बड़ी डिटेल में इसको इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि स्टार्ट में जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो महंगी होती है, उसके बाद आस्ता 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 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, एक मिनिमम पॉइंट अचीव हो जाता है, वो बेसिकली एफिशिएंट पॉइंट होता है जिस पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद अगर आप मजीद प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन आपके लिए जो है वो कास्ट को इंक्रीज करना शुरू करती है। उसकी कुछ रीजंस हैं, उसमें कुछ सादा सी बातें हैं, जैसे मशीन के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है, या हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट वाली जनरेशन या नेक्स्ट वाली जो आपकी प्रोडक्शन का जो ऑर्डर है, जो आपकी डिमांड है मार्केट की, उसको पूरा करने के लिए जब आप उसको मशीन को चलाएंगे, पूरी फर्म को जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए उसको चलाएंगे,
तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है लेकिन आपका ऑर्डर कम है, तो इस वजह से बाज़ का जो है वो ये आपकी जो कास्ट है ये इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इक्विलिब्रियम है इस मार्केट का वो कैसे आता था। तो हमने ये कहा था कि जो मार्जिनल कास्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के जब इक्वल आता है तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। उसके बाद जो मार्जिनल कास्ट का कर्व है वो एवरेज कास्ट के कर्व को उसके नीचे से टच करता है, क्रॉस करता है। तो और जब मार्जिनल कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट से कम होती है तो इसका मतलब क्या है, जब मार्जिनल कास्ट एवरेज टोटल कास्ट से कम है, यानी कि जो यूनिट आप बना रहे हैं ना उसके ऊपर जो कास्ट आ रही है वो एवरेज से कम है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज टोटल कास्ट डिक्लाइन करेगी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है एवरेज टोटल कास्ट से, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि जो यूनिट्स आप बना रहे हैं वो महंगे बन रहे हैं, तो एवरेज टोटल कास्ट जो है वो इंक्रीज करेगी क्वांटिटी के इंक्रीज करने से। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो फिक्स कास्ट है वो सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में जितनी भी कास्ट हैं वो सारी की सारी वेरिएबल होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो उससे जो आपको रिटर्न मिलते हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो एवरेज टोटल कास्ट आपकी डिक्लाइन करेगी। बट इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है, जैसे मैंने बताया कि वो यू शेप जो है वो मिनिमम के बाद, तो जैसे क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो अगर एवरेज टोटल कास्ट आपकी इंक्रीज करती है तो वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये होता है कि आपकी जो एवरेज टोटल कास्ट है वो चेंज नहीं होती, वो अनचेंज रहती है या कांस्टेंट रहती है या फिक्स रहती है जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, ये उसके बाद में एक एग्जांपल थी उसमें, और उसका ये पूरा एक टेबल है जिसमें ये स्टार्ट वाला पहला अगर आप कॉलम देखें तो क्वांटिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स कास्ट ये देखिए जब जीरो प्रोडक्शन है तब भी फिक्स कास्ट है, उसके बाद फिक्स कास्ट सेम है $100, जो हमने स्टार्ट पे जो एक्सपेंस हुआ था वो सारा। वेरिएबल कास्ट जब आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, जीरो आपकी प्रोडक्शन है, तो जो वेरिएबल कास्ट है वो भी जीरो है। टोटल कास्ट फिर इन दोनों को ऐड करके आएगी 100। उसके बाद जब पहला यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कास्ट ये थी, दो हो गए तो 120। जब आपने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो टोटल जो वेरिएबल कास्ट आई है वो $720 है। अब इन दोनों को अब अगर हम ऐड करते जाएं तो ये देखें 720 जमा 100 ये आ जाएगा 820। उसके बाद एवरेज फिक्स कास्ट अगर हम फाइंड करें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 100, 50 को ये देखिए 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50। यहाँ पे देखें फिक्स कास्ट को हमने क्वांटिटी से डिवाइड करना था तो 100/8 इज इक्वल टू 12.5। यही मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाते हैं जो एवरेज फिक्स कास्ट है वो डिक्लाइन करती जाती है और एक टाइम आता है कि वो नियर टू जीरो हो जाती है। और एवरेज वेरिएबल कास्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएं, 120/2, 160/3, 210/4, तो ये 720/8, तो ये आ जाएगा 90। इसी तरह से एवरेज टोटल कास्ट कैसे आएगी, या तो इन दोनों को ऐड कर लें या फिर अलग से टोटल कास्ट को यूनिट से डिवाइड कर लें। तो ये 1 से 170 डिवाइड होगा तो 170 आ जाएगा। 820 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 102.50। अब मार्जिनल कास्ट के लिए हमने कहा था कि चेंज इन टोटल कास्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कि आपकी टोटल कास्ट 170 है और क्वांटिटी 1 है। अब आपने इससे पीछे कुछ भी नहीं है, माइनस करेंगे तो आपके पास वो पहले वाले यूनिट पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे अब देखें 110 अगर आपकी सेकंड यूनिट पे टोटल कास्ट है और पहले यूनिट की 170 थी, तो ये जब आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास ये आंसर आता जाएगा कि ये आपकी एवरेज टोटल कास्ट है वो भी डिक्लाइन कर रही है। तो इस तरीके से जो हमारे पास मार्जिनल कास्ट है वो पर यूनिट के अकॉर्डिंगली आती जाएगी। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में जो मेनली चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो ये कास्ट टोटल कास्ट है उसमें से हम मार्जिनल कास्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो टोटल कास्ट के में जो चेंज आ रहा होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि वो मार्जिनल कास्ट है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल कास्ट है ये देखें, यहाँ पे जो टोटल कास्ट है यहाँ से आप करें, यहाँ से वो एवरेज टोटल कास्ट से नहीं करना।
ये टोटल कास्ट आपकी 100 है, यहाँ पे 170 है, तो 170 में से 100 माइनस करेंगे तो मार्जिनल कास्ट 70 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले यूनिट पे 220 में से 170 माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इस तरह से ये माइनस करते जाएं। 820 में से 620 माइनस करेंगे तो ये 200 आ जाएगी। ये मार्जिनल कास्ट थी और ये इस पूरे चैप्टर की जो है वो समरी थी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ इसमें पूछने वाली हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद जो सेशंस हैं, वीडियोस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे या रिसर्च पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।